लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी गोल्डन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक आपको गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित समय सबसे उचित विकल्प चुनना है, यानी कि गद्यांश में से सवाल हैं, कुछ उनके आंसर आपको देने हैं। 22 दिसंबर 1939 को धनश्री नगर कोटी का घर रिसने लगा। 22 दिसंबर 1929 की बात कर रहा है यह। मल्लीलाल में दाहिनी ओर घर बने कुएं घर भी रिसने लगे थे। जो मल्लीलाल कोई कॉलोनी है उसमें दाहिनी ओर जो बने कुएं घर भी हैं, वो भी रिसने लगे हैं। रिसने का मतलब है उनकी दीवारों से, छतों से पानी रिसने लगा। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की बार पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर का हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ़ गिरना शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। लगभग पूरी रात भर 2 दिन तक बारिश हुई और बर्फ़ गिरी, जो कि 2 दिन तक उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग वाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। देखिए, वाइट क्रिसमस श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि लगातार 2 दिन बर्फ़ गिरी और बर्फ़ से चारों तरफ चादर जम गई और चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देने लगी, इसलिए उसको वाइट क्रिसमस नाम दे दिया। देख कर के लोग हर्षोल्लासित होने लगे। छतों पर बर्फ़ की किसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई थी, उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ़ के कारण हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते बंद थे, इसलिए वहाँ पे जो है उन बर्फ़ को हटाने के लिए लोग लग पड़े और उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों के आदान प्रदान करने लगे। और तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति देखिए तापमान कितना हो गया था, 0 से 3 डिग्री जो है नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से, उनके फट जाने से जो है रुक गई थी। बर्फ़ जम गई थी नलों में, इसलिए पानी की जो है रुक गई थी आपूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि देखिए, हमने आपको अभी बताया कि वाइट क्रिसमस क्यों आया। क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं इसलिए, या फिर क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं इसलिए, या क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी इसलिए, या फिर क्रिसमस का असली नाम यही है। कमेंट करिए और इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिसमस के अवसर पर बर्फ़ बहुत पड़ी थी। क्रिसमस के अवसर पर बर्फ़ बहुत पड़ी थी, इसलिए चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेदी छा गई थी और जिस कारण से उसको अपन क्रिसमस डे या के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जाड़े दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता है। इस बार ज़्यादा था, कभी कभी होता था, इस बार कम था, बताइए। जाड़े के दिनों की बात करें हम तो जाड़े के दिनों में गद्यांश को पढ़ करके आपको बताना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी है। चलिए इसका क्या होगा बताइए। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता था, इस बार ज़्यादा होता था, कभी कभी होता था, या फिर इस बार कम था। तो जो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना जो है कभी कभी कम होता था, ये नहीं होगा। और इस बार जो ज़्यादा था ये इसमें गद्यांश में दे रखा है। चलिए उत्साह शब्द क्या है बताइए। भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण या संबंधवाचक सर्वनाम। उत्साह क्या है बताइए। उत्साह कौन सा शब्द है। भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करें और बाद में हमें कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। चलिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्साह एक भाववाचक संज्ञा है। गद्यांश के अनुसार बर्फ़ कब से गिरना शुरू हुई थी बताइए। गद्यांश के अनुसार जो बर्फ़ है वो कब से गिरना शुरू हुई थी। 22 दिसंबर की शाम से, 22 दिसंबर की सुबह से, 24 दिसंबर की शाम से, या फिर 24 दिसंबर की सुबह से। तो बर्फ़ जो गिरना शुरू हुई थी वो हुई थी 22 दिसंबर की शाम से, क्योंकि रात्रि से जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी। 22 दिसंबर को ही बर्फ़ जो है स्टार्ट हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। घर का बहुवचन क्या बनेगा। घर का बताइए, घर का बहुवचन क्या बनेगा। घरों बनेगा, घर बनेगा, घरें बनेगा, या फिर घराएं बनेगा, बताइए क्या बनेगा। इसका आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से टिक लगाएं। उम्मीद करते हैं आपने लगा लिया होगा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घरों, क्योंकि घर का जो बहुवचन है वो घरों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हाड़ कँपाने वाली सर्दी से आशय क्या है? हाड़ को कँपा रही है सर्दी, उस सर्दी से आशय क्या होगा? होठ कँपाने वाली सर्दी, हाथ कँपाने वाली सर्दी, सिर कँपाने वाली सर्दी या फिर हड्डी कँपाने वाली सर्दी? बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो हार्ट कंपाने का, हार्ट का मतलब यहाँ पर हार्ट का मतलब ही हड्डी से आता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नाविक शब्द का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताइए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, नाविक शब्द का जो है संधि विच्छेद कैसे होगा? नाव प्लस आविक, ना प्लस विक, नव प्लस एक या फिर नाव प्लस एक? देखिए वीडियो को पॉज कर लिया करें और अपने ध्यान से विश्लेषण करके अपने दिमाग में तब आप आंसर दिया करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नव प्लस एक। औ और ई मिलकर के, औ और ई मिलकर के आवी बना, क्योंकि औ और अ मिल के आ बनता है और ये अयादी संधि में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इससे अलग होने का या पृथकता का बोध होता है उसे कहते हैं। आपको बताना है कौन सा कारक है जिससे अलग होने का, पृथकता का बोध होता है। कर्ण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक? बताइए किससे अलग होने का जो है बोध होता है। तो आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने के क्रम में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान, क्योंकि अपादान का मतलब होता है अलग होने के क्रम में। बारिज किसका पर्यायवाची है बताइए? कपड़ा का, कमल का, कामदेव का या फिर आभूषण का? बताइए बारिज जो है वो किसका पर्यायवाची होगा? तो बारिज जो है वो किसका है? कपड़े का है या कमल का या कामदेव का या आभूषण का है? जल्दी से कमेंट करिए। तो बारिज जो है वो है कमले का। देखिए जिसके अंत में द आ जाए वो तो बादल का होता है और जिसके अंत में ज आ जाए वो कमल का होता है पर्यायवाची शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नेक का विलोम शब्द क्या होगा? स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, घमंडी या फिर बद? इसको बताइए क्या होगा, नेक का विलोम शब्द क्या होगा? नेक माने होता है ईमानदार, और जबकि ईमानदार यदि आता तो उसका तो विलोम होता अभिमानी। और बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बद। क्या होगा? बद। चलिए नेक्स्ट, पुरुष की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पुरुषत्व, पौरुष या फिर 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद करते हैं आपने इसका भी आंसर कर लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। पुरुष की भाववाचक संज्ञा दोनों ही होती हैं, पुरुषत्व और पौरुष। प्र उपसर्ग का कौन सा उदाहरण है आपको बताना है? प्र उपसर्ग का कौन सा उदाहरण है? प्रख्याता, प्रबल, प्रस्थान या फिर उपयुक्त सभी? देखिए इसमें जो प्रख्याता है ये प्रख्याता नहीं लिखी थी, ये प्रख्यात लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रख्यात है यहाँ पर प्रख्यात है। तो प्रख्यात में देखिए ख्यात प्र उपसर्ग लग रहा है, प्रबल में बल के साथ प्र उपसर्ग लग रहा है, और प्रस्थान में स्थान मूल शब्द है जो कि प्र उपसर्ग लग रहा है। तो तीनों में ही जो है प्र उपसर्ग लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है? पाहन, दांत, पाषाण या फिर इकट्ठा? बताइए कौन सा शब्द जो है वो तत्सम होगा? यहाँ पर पाहन, दांत, पाषाण या फिर इकट्ठा, कौन सा शब्द है जो के तत्सम होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पाहन। पाहन जो शब्द है वो पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द है, अतः तत्सम पाहन को शब्द हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? निम्न में से कौन, बताइए क्या होगा इसका? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? निडर, दोपहर, मध्याह्न, साहस या फिर रेलगाड़ी? आपको तद्भव शब्द बताना है। जो तद्भव शब्द हैं वो तो हिंदी में आकर के टूट फूट करके बन जाते हैं, और जो कि मूल शब्द संस्कृत के होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा निडर। क्या हो जाएगा? निडर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? कवयित्री या फिर आपका कवयित्री या फिर कवयित्री या फिर कवयित्री? बताइए क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। जल्दी से नोट डाउन करिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मैक्सिमम जो स्टूडेंट इसका आंसर गलत करेंगे। देखते हैं कितना कर पाते हैं आप। एक वस्तु छोड़कर दूसरे के फेरे में पड़ जाना, या फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना,
या फिर बड़ी विपत्ति से निकलकर छोटी विपत्ति में फंसना, या फिर एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति में आना। बताइए, आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, वीडियो को पॉज करके आप विश्लेषणात्मक जो दिमाग में अपना विश्लेषण करके तब आप आंसर दें, और प्रत्येक का नोट करें और उस बाद में हमें बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आप 25+ क्वेश्चन कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, तो आप बेहतर स्थिति माने जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4, क्योंकि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति में आना इस लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटना है आपको। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, या फिर साहित्य और जीवन का अति निकट संबंध है, या फिर साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा साहित्य और जीवन का जो है घनिष्ठ संबंध है। कैसा है? घनिष्ठ संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है? व्याख्याता प्रणाली, शब्दार्थकर्तन प्रणाली, या फिर व्यास प्रणाली, या फिर खंडान्वयन प्रणाली। बताइए कौन से जो है नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खंडान्वयन प्रणाली। देखिए दो होती हैं, एक खंडान्वयन होती है, एक दंडान्वयन होती है। एक कौन सी होती है? दंडान्वयन, जिसमें से खंडान्वयन यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर प्रणाली का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। बताइए कौन सी विधि है जो रचना शिक्षण की नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या फिर भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि है जो रचना शिक्षण की विधि नहीं है? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा भाषा संसर्ग विधि, जो कि प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, निर्देशन विधि, ये तीनों ही रचना शिक्षण की हैं, लेकिन भाषा संसर्ग जो विधि है वो रचना शिक्षण की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है और अध्यापक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? ये कथन किसने कहा था? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, मॉरिसन, या फिर वेलार्ड। बताइए, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली और बच्चे पौधे के समान हैं? बताइए किसने कहा था ये जो कहा था ये कहा था फ्रोबेल ने। किसने कहा था? ये फ्रोबेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? लिखित सामग्री को मन ही मन पढ़ रहा है, आवाज़ किए, बिना आवाज़ किए पढ़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, या फिर संवित वाचन। साधारण सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि बिना आवाज़ किए हुए जो पढ़ रहा है तो उसको मौन वाचन कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में संबंध कारक के प्रसर्ग कौन कौन से हैं? बताइए। काकी के, थोथाथी, छाछाचो, या फिर रोरारी। बताइए क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान में संबंध कारक के प्रसर्ग हैं वो कौन से होंगे? जल्दी से नोट डाउन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, और घर में जितने भी मोबाइल हैं आपके उनसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं और करवाएं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा रोरारी। रोरारी ये जो हैं पश्चिमी राजस्थान के जो है संबंध कारक के प्रसर्ग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? और तुलनात्मक मतलब एक कविता को उसी के जैसी दूसरी कविता, विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किस में किया जाता है? समान कविता प्रणाली में, अर्थबोध कविता प्रणाली में, समीक्षा प्रणाली में, या फिर तुलना प्रणाली में? देखिए, आप मेरे कमेंट करने से पहले आपको जवाब देना ज़रूरी है, आपको अपने आप को मूल्यांकन करना ज़रूरी है। तो कृपया जल्दी से आपको कमेंट कर दिया करें, या फिर वीडियो को पॉज करके जो है कर लिया करें और बाद में हमारा हल देख लिया करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, तुलना प्रणाली। चलिए नेक्स्ट, राजस्थानी बोलचाल की भाषा में बड़े लड़के को क्या कहा जाता है? राजस्थानी बोलचाल की जो भाषा है जो कि 2nd लेवल के लिए ऐड की गई है इस बार, तो उसको क्या कहेंगे? बड़े लड़के को पश्चिमी राजस्थान में बीरा कहते हैं, भंवर कहते हैं, भंवरी कहते हैं, या भरतार कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए। इसका सही आंसर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भंवर। भंवर है जो बड़े भाई को कहा जाता है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसका है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय रायबर्न, हेनरी कोल्डवेन कुक को, मॉरिसन को, या फिर थॉमस रस्क को? बताइए किसको है? तो खेल विधि का जो प्रचलित करने का श्रेय है वो जाता है हेनरी कोल्डवेन कुक को। किसको? हेनरी कोल्डवेन कुक को। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य होता है? बताइए।
पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। बताइए क्या होता है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य? आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका, वो होगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या होता है? देखिए प्राथमिक स्तर पर यदि आप पढ़ा रहे हैं तो एक भाषा शिक्षक हैं आप, तो उससे आप सबसे ज़्यादा क्या आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराए, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाए, या फिर कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करे, या फिर बच्चों की निरंतर परीक्षाएं ले। बताइए क्या करेगा एक भाषा शिक्षक? जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और विश्लेषण करिए दिमाग के अंदर और इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा अब वो होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना अगर सीखना है उसकी प्रक्रिया में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोगशाला की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या फिर बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की? बताइए किसकी है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कृपया कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद जब वीडियो पूरा हो जाए तो कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग करेंगे। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? बताइए। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक सिद्धांत दिया था, उसी के अनुसार यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर जो है वाइगोत्स्की ने अधिक बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए क्या है? यह है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, या फिर बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, या बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। हम बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइए। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख जाएं, या फिर बच्चे के व्याकरण को जान सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 3, बच्चे के विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। हमारे हिंदी की गोल्डन टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हुई और पहला मॉडल पेपर हम ये अपलोड कर रहे हैं, और EVS के हमने 3 पेपर अपलोड कर दिए हैं। आज चौथा पेपर जो है अपलोड किया जाएगा, और साइकोलॉजी का 16वां गोल्डन टेस्ट सीरीज अपलोड होगा 10 बजे, तो देखना ना भूलें। और खुश रहें, मस्त रहें, और अपने परीक्षा की दृष्टि से अपने आप को मजबूत बनाते रहें, और रीट जो 2021 है उसके लिए आप एक जिम्मेदार बने। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।